नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फैक्ट में। मैं रमेश चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अगले क्वेश्चन हमारे हैं, जो हमने कल 80 नंबर तक क्वेश्चन को फुलफ़िल कर लिया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी, ये क्वेश्चन नंबर 81 है। तो एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी विच इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द गुडविल ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड। कहता है भाई कि एक जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी है, भाई विज्ञापन है, जिसका इस्तेमाल करा जाएगा किसी भी संस्था की गुडविल को मेंटेन करने और उसको विकसित करने के लिए, तो उस एडवर्टाइजमेंट कॉपी को कहा जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है इंस्टीट्यूशनल, यानी कि संस्थागत कॉपी इसको कहा जाता है। ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, क्योंकि हम यहाँ पे इसके चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। डैश आर दोज बायर्स हु आर लॉयल फॉर 2 और 3 ब्रांड्स। भाई ऐसे जो ग्राहक जो 2 या 2 से अधिक जो ब्रांड्स हैं उनके प्रति काफ़ी लॉयल हैं, तो उन बायर्स को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, हम यहाँ पे आंसर तो आपका यहाँ पे ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझाएंगे। देखिए आंसर जो पॉइंट नंबर ए है, इसमें क्या कहा, हार्ड कॉर लॉयल्स। ये कौन से लॉयल होते हैं भाई? तो देखिए ध्यान से, हार्ड कॉर लॉयल्स वो होते हैं जो ताउम्र या बहुत लंबे समय तक किसी एक ही ब्रांड को, किसी एक ही प्रोडक्ट को लगातार यूज़ करते रहते हैं, तो उनको यहाँ पे हार्ड कॉर लॉयल्स कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, तो कुछ लोग किसी शैम्पू को लेकर, किसी साबुन को लेकर काफ़ी ज़्यादा, या टूथपेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, दूसरी किसी ब्रांड को वो इस्तेमाल करते ही नहीं। तो ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं उनको हार्डकोर लॉयल कहा जाता है। फिर बात होती है शिफ्टिंग लॉयल्स। ये शिफ्टिंग लॉयल क्या होता है? तो देखिए, ये वो लॉयल है कि कुछ दिन तक तो वो प्रोडक्ट ए यानी कि ब्रांड ए को यूज़ करेंगे, मन भर गया तो फिर ब्रांड बी पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कुछ समय तक रखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रांड सी पे, यानी कि कुछ समय तक तो उस ब्रांड के प्रति वो लॉयल्टी दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से स्विच कर जाएंगे, और कुछ समय तक ब्रांड बी पे रुकने के बाद फिर वो ब्रांड सी पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका फंडा है। उसके बाद अब बात करते हैं स्विचर्स। तो भाई स्विचर्स वो पर्सनैलिटी होते हैं जो कहते हैं भाई ब्रांड गई भाड़ में, हमको तो बस डील चाहिए, यानी कि उनको किसी ब्रांड वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस अपनी सेटिस्फैक्शन से मतलब होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी ब्रांड के लॉयल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास स्प्लिट है, तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि ब्रांड ए मिल गई तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर ब्रांड बी दे दो, यानी कि वो व्यक्ति होते हैं जो 2 या 3 ब्रांड्स के लॉयल होते हैं और उन्हीं में से किसी एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में देखिए, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, लिस्ट 1 में कुछ टर्म्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में उन टर्म्स के रिगार्डिंग कुछ जो है बातें दी गई हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है कि इनका सही सीक्वेंस या सही मैच क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात है डीमार्केटेशन। अब यहाँ पे डीमार्केटिंग क्या है? डीमार्केटिंग, तो देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा है, और कंपनी किसी भी कारण से उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो कंपनी वहाँ पे क्या करती है, अपने ही प्रोडक्ट को डीफेम, या यूँ कहा जाए उसको डी मार्केट करना, या उसके यूँ कहा जाए कि भी उसको है ना डिमांड को कम करने के लिए जो मार्केटिंग करी जाती है उसको डी मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दे, एक स्पेसिफिक एरिया में डिमांड को अगर फुलफिल नहीं कर पा रही कंपनी, वो सप्लाई नहीं कर पा रही, तब ऐसा किया जाता है। दूसरा कौन सा तरीका है, या दूसरी सिचुएशन कब होती है? तो कहते हैं जब कंपनी को लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी जो कॉस्ट है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट उसको बहुत कम, तो कंपनी है ना उस जगह से निकलना चाहती है, तो वहाँ पे अपनी डिमांड को कम करने के लिए वो क्या करती है, वो यहाँ पे डी मार्केटिंग का ऑप्शन चूज करती है। फिर बात करते हैं रीमार्केटिंग। मैं मेटा पे बाद में आऊँगा। रीमार्केटिंग क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। रीमार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग भाई
कंज्यूमर ए या एक पर्सनैलिटी है जो कि कंपनी बी के प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही जानता है, उसके साथ इंटरेक्ट उसका हो चुका है। अब कंपनी क्या करती है कि भी कंपनी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाएगी जिससे वो कस्टमर को यानी कि इस ए व्यक्ति को फोर्स करेगी कि वो इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। तो उसी को हम यहाँ पे कहते हैं रीमार्केटिंग। इसको यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी मार्केटिंग है जो किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्फोर्स करती है, या किसी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को या किसी एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी जो कि पहले से कंपनी के बारे में जानता है, तो कंपनी उसको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोर्स किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत कर सकती है, तो वो यहाँ पे रीमार्केटिंग है। अब बात आती है मेटा मार्केटिंग। मेटा मार्केटिंग के बारे में सोच लीजिए, आपका यूट्यूब है, आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो, लेकिन अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आती है, ध्यान में रख लेना इस बात को, जो एडवर्टीजमेंट आ रही हैं वो आपके इंटरेस्ट, वो आपकी कल्चर, वो आपकी लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए आ रही है कि नहीं आ रही है। इन शॉर्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू मेटा मार्केटिंग। यहाँ पर है ना, एक कंज्यूमर की कल्चरल, यूँ कहा जाए रिलीजियस, लोकेलिटी और उसकी एजुकेशन और उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो मार्केटिंग करी जाती है ना, उसको मेटा मार्केटिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे है ना ऑप्शन देख लीजिए, तो लिस्ट 2 के अंदर जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए क्रिएटिंग न्यू यूजर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आता है हमारे पास रीमार्केटिंग। ध्यान दें, क्रिएटिंग न्यू यूजर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो हमारे पास रीमार्केटिंग इसमें जो हमारे पास है, सॉरी हाँ, रीमार्केटिंग हमारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर कहता है डी मार्केटिंग, तो आपको पता ही है डी मार्केटिंग, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ना वो व्यक्तियों के नाम है। अब इसका मतलब क्या, तो कहते हैं डी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो जो ऑप्शन ए है उसको यहाँ पे बात करी जाए तो जो कॉटलर है ना, कॉटलर एंड लेवी, इन्होंने डी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था। और मेटा मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे जो है कि भी एजेन जे कैली, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। व्हेन द एडिशनल फीचर्स आर एडेड टू द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डैश प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सीधा सीधा है भाई, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इसको कहा जा सकता है। हिंदी में कहते हैं संवर्धित, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे मॉडिफाइड कर दिया गया, तो उसको यहाँ पे जो बिजनेस की टर्म में ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नोन एज द पीरियोडिक कॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत समझने की बात है भाई। पीरियोडिक कॉस्ट यानी कि भी समय के आधार पे होने वाली लागत। तो देखो भाई, एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने में हमारे पास मेनली 2 तरीके की, नहीं तो इसको 3 तरीके की लागतों में बांट दिया जाता है। पहली होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है सेमी फिक्स्ड या यूँ कहा जाए अर्ध स्थायी या अर्ध निश्चित लागत, ठीक है भाई, और तीसरी होती है वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील लागत। ठीक है भाई, परिवर्तनशील लागत उत्पाद के क्वांटिटी के साथ घटती या बढ़ती है। अगर हमने उत्पाद को बढ़ा दिया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान से, मैं मान लीजिए एक पेन बनाना चाहता हूँ, तो पेन के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगी, निब लगेगी, वगैरह वगैरह। तो जितने पेन मैं बनाना चाहता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और मैंने एक भी पेन नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 0। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी लागतें होती हैं जो अर्ध यानी कि भी सेमी फिक्स्ड होती हैं भाई, वो बनाएंगे तो कुछ हद तक फिर भी लगती रहेंगी लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएंगे। और फिर तीसरा भाई, चाहे आप प्रोडक्ट बनाओ या मत बनाओ वो लागतें होंगी ही होंगी। तो और उन्हीं लागतों को हम कहते हैं पीरियोडिक कॉस्ट। भाई उनको उत्पाद के साथ रिलेट नहीं किया जाता, उनको एक टाइम के साथ रिलेट किया जाता है। भाई 1 साल में कितना खर्चा, जैसे कि बात करते हैं आपका फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री में कुछ बनाओ या मत बनाओ किराया तो लगेगा ना बॉस। तो फैक्ट्री का किराया हो गया फिक्स्ड कॉस्ट,
और वो किसके बिहाफ पे लगेगा, पीरियोडिक, क्योंकि जो किराया होता है ना वो पर मंथ और पर ईयर दिया जाता है, तो वो पीरियोडिक कॉस्ट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जितनी भी हमारे पास स्थायी लागतें हैं ना, जो स्थायी लागतें हैं उनको हम पीरियोडिक कॉस्ट मानते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि भी जो 86 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कहा गया, देखो भाई, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, लिस्ट 1 को अगर हम रीड करते हैं तो, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मानसिक आवश्यकताएं। फिर यहाँ पे हमारे पास है भाई सेफ्टी नीड्स हैं, भाई हमारे पास जो यूँ कहा जाएगा भी सुरक्षा की भावना है, सुरक्षा की आवश्यकता है। सोशल नीड्स हैं और एस्टीम नीड्स हैं। अब इनको हमने मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, आप अपने इरादे से देखिए कि अगर आप साइकोलॉजिकली सोचते हो तो आपकी जो मानसिक इच्छा है, आपकी जो मानसिक आवश्यकता है वो क्या है। तो सबसे पहले तो बात, आपकी मानसिक इच्छा होती है भाई रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो जाए बस। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान सबसे शुरुआती नीड होती है। उसके बाद सेफ्टी नीड, जब भी सेफ्टी की बात आती है तो आप कहते हो रिस्क फ्री होना चाहिए, तो इंश्योरेंस लोगे आप। फिर यहाँ पे कहते हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के अंदर भाई देखो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, अफेक्शन हर किसी को चाहिए, तो ये सोशल नीड की बात करता है। और कहते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब ईगो सेंट्रिक जो बातें होती है कि मुझे ये, तो वहाँ पे हर कोई व्यक्ति लग्जरी चाहता है भाई, तो लग्जेरियस कार जो है वो एस्टीम नीड्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो आपका एक्यूरेट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। डैश इज द एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय द लॉ। कहता है कानून के द्वारा जिसको फोर्सबली या ताकत के साथ एग्रीमेंट को पूरा कराया जा सकता है, तो वो कौन सा है, तो कहता है वो कहलाता है भाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भाई कॉन्ट्रैक्ट। अब बोले सर कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों, प्रॉमिस क्यों नहीं, तो देखो भाई प्रॉमिस तो है वादा, और वादा तो टूट जाता है, तो वहाँ पे कानून कुछ नहीं कर सकता। ऑफर, भाई कोई व्यक्ति आपको ऑफर करता है तो वो बाद में उस ऑफर से मुकर सकता है, तो वहाँ पे भी कानून कुछ नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे बात करती है एक्सेप्टेंस, तो ये तो भाई एक अलग ही चीज़ है, भाई स्वीकार करना है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो कोई तो सिस्टम ही नहीं है। बात हुई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल होती हैं, पहले से लिखी होती हैं, और उन्हीं के आधार पर दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति फिर बाद में यहाँ पे आनाकानी करता है तो दूसरा व्यक्ति उस लिखित डॉक्यूमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोर्ट केस का सहारा ले सकता है। तो यहाँ पे जो 87 का आंसर है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया। देखिए ध्यान दे, टर्म के ऊपर जाइए, तो इसने कहा है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली अगर आप बात करो रीजनल को काट दो, अब बोलोगे भी हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो आंसर है भाई 23। भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें से रीजनल 21 हैं। तो ये 23 रीजनल कैसे और वो कैसे, तो देखिए भाई दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास है नेशनल लेवल की, एक तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक हमारे पास BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो तो है नेशनल लेवल की, और इसके अलावा जो रीजनल लेवल की, तो जैसे कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये जो हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज, उनको यहाँ पे रीजनल लेवल की कहा जाता है। तो रीजनल लेवल पे हमारे पास कुल कितनी हो गई, 21 हो गई। और अगर यूँ कहा जाएगी भी कुल कितनी स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे है 23। और अगर बात कर लें, कहते हैं कि भी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कितनी है, वो है 2। ठीक है भाई, तो ये तीनों की तीनों बातें यहाँ पे ध्यान में रख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन द कंपनी इनवाइट्स बिड फ्रॉम मर्चेंट बैंकर बाय द सेल ऑफ शेयर्स इट इज कॉल्ड। भाई जब मर्चेंट बैंकर्स को यहाँ पे बिड मंगवाई जाती है कि भाई ताकि उसको यहाँ पे शेयर्स की सेल करी जा सके, तो उसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको यहाँ पे सीधा सीधा बुक बिल्डिंग कहा जाता है भाई। अब बुक बिल्डिंग क्या है, तो बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कंपनी है वो मर्चेंट बैंकर्स या जो फंड मैनेजर्स होता है तो उनसे बिड मंगवाती है कि भी वो कितने रुपए में हमारा शेयर खरीदने के लिए तैयार होंगे। जो हमारे पास फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग एक काइंड ऑफ जो है कि भी
फाइनेंस अवेलेबल कराने की सिचुएशन है तो फैक्टरिंग के अंदर शेयर्स का कोई लेन देन नहीं होता। और क्रेडिट सिंडिकेशन, इसमें भी क्रेडिट शेयर्स का कोई लेन देन नहीं होता। ये भी सिंपली कहते हैं कि भी लोन लेने की प्रोसीजर है और कुछ नहीं। और फॉरफिटिंग तो कहते हैं तो शेयर्स का जब्तीकरण होता है, शेयर्स को जब्त करना होता है। तो बच्चा हमारे पास बुक बिल्डिंग, यही हमारे पास सही आंसर है। उसके बाद फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस जो हमारे पास पेपर है इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, डैश आर रीपेबल इन ए लॉन्गर पीरियड विद लो इंटरेस्ट। भाई कहते हैं कि भी वो ऐसे जो आइटम्स हैं जिनको हमने किसी शांत या एकांत या अकेले समय अवधि के दौरान कम से कम इंटरेस्ट पे ऑफ कर देना होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए ध्यान से, उनको कहा जाता है सॉफ्ट लोन्स। क्या कहा जाता है भाई? सॉफ्ट लोन। बोले ये किस चिड़िया का नाम है भाई? देखिए, लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन हमने यहाँ पे ले लिया तो उसकी ईएमआईज तो हमने रेगुलर बेसिस पे देनी रहती हैं। एग्रीकल्चर लोन तो वो उसकी भी कंडीशन होती है, इतने समय के बाद लौटाओगे। और यहाँ पे डेट कंसोलिडेशन लोन कहते हैं, कर्जा उतारने के लिए सारा एक लमसम कर दिया तो उसको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पे डेट कंसोलिडेशन, या जो हमारे पास पहले से ऋण चढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पे जो लोन लिया गया है। तो इनमें से सभी के ऊपर जो इंटरेस्ट की बाउंडेशन है ना वो हायर रहती है और इनकी एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में आपने इनको देना ही देना। जबकि सॉफ्ट लोन होता है, इसमें कंडीशन होती है भाई आपसे जब बन पड़े तब दे देना और कम से कम ब्याज। सॉफ्ट लोन यहाँ पे देखिए, भारत ने श्रीलंका को सॉफ्ट लोन दिया भाई। आईएमएफ जो होता है वो पाकिस्तान और श्रीलंका और दूसरे जो अभी बेल आउट पैकेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आपको पता हो तो श्रीलंका को अभी 2.5 बिलियन, ये $2.9 बिलियन का जो है बेल आउट पैकेज दिया गया है। तो ये क्या है? एक काइंड ऑफ सॉफ्ट लोन होता है भाई। आपको तुरंत नहीं बोला जाता कि उसकी ईएमआईज आप अभी से शुरू कर दो। ये कहा जाता है कि भी ठीक है, हमने आपको दे रखा है, आप इसको धीरे धीरे पे कर देना, और इसके ऊपर जो ब्याज है ना, जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो भी काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे इस चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, हमने ये जो हमारा पेपर था ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो उसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। और इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से एक नई वीडियोस के साथ, हो सकता है कि कल हम यहाँ पे रूरल मार्केटिंग को आपके सामने लेके आएँ, क्योंकि उसकी काफ़ी डिमांड है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि भी हमको यहाँ पे रूरल मार्केटिंग के बारे में बताइए, ये क्या होता है, कैसे करा जाता है। तो होपफुली कि कल हम आपको उसको लेके आएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हम यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो एक लिहाज से नील बट्टा सन्नाटा जैसा है। तो भाई देखो, बड़ी मेहनत से हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत मेहनत से हम लोग आप लोगों के लिए ये लेके आते हैं, और जब आपका रिस्पॉन्स बेटर नहीं होता तो हमको कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। तो उसको ना आने दें। मैंने पहले भी कहा, आप हमारे साथ खड़े रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। हर वो चीज़ आपको अवेलेबल कराएंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, और कमेंट के अंदर अपने विचार ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय।